जो बाज़ार काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है, अगर कोई सही इंसान है तो वह है संजय जी। संजय जी से बात करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, संजय जी की हमारी पौराणिक कथाओं में, महाभारत में जिक्र क्यों किया गया, आपको मालूम ही होगा। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम। ये बताइए क्या लग रहा है, आई मीन पहले दो हफ्ते में, आई मीन ये दो ट्रंकेटेड वीक थे, दोनों में छुट्टी थी एक और ये छुट्टी इतनी भारी पड़ रही है। एक बार इन्फ्लेशन की फिगर, उसके बाद आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई इंडियन मार्केट्स को। लुक एट निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप। ये थोड़ा ओवरडन हो चुका है ऑलरेडी, और आपको क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा सा एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है क्या? आपका व्यू क्या बन रहा है इस डिप को लेकर? तो देखिए वीरेंद्र जी, बाजार में शॉर्ट टर्म में इवेंट्स का असर, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का असर हाँ। और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन का असर पड़ता है। तो अभी जिस तरह के इवेंट्स हमारे आसपास घट रहे हैं, उनका बाजार पे दबाव बनना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हम अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में। अगर ईरान और इजराइल के बीच जो अभी टेंशन है, अगर वो फुल फ्लेज वॉर में परिवर्तित हो जाती है, तो क्रूड का दाम कहाँ जाएगा, ये सॉर्ट ऑफ फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका असर डायरेक्टली हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पे पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट बिल पे पड़ेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो इस बैकग्राउंड में अगर आज भारतीय बाजार पे दबाव है, तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। और दूसरी बात भी अगर हम देखें, तो जिस तरह की रैली हम लोगों ने पिछले कुछ 2 सप्ताह में खास करके देखी है, उस रैली के बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग के लिए कोई बहाना भी मिलता है, तो लोग प्रॉफिट भी लेना चाहेंगे। तीसरी बात तो ये है कि हम अब रिजल्ट सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। एक बड़ी कंपनी का रिजल्ट आ भी गया है और आगे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो ऐसे भी जिस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उस समय रहता है। तो सब मिला जुला अगर आप देखें, तो ये बिल्कुल मतलब एक वॉलेटाइल पीरियड का माहौल तो बना ही था, और उसमें जो बचा कुचा असर था वो इजराइल और ईरान के टेंशन ने पूरा कर दिया। तो हमें इस वॉलेटिलिटी को अपने मार्केट स्ट्रेटेजी में शामिल करना पड़ेगा और उसको वॉलेटाइल मार्केट में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छा संजय सर, ये बताइए कि ये टीसीएस के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे? स्पेशली आई थिंक जो मार्जिन फ्रंट पर उन्होंने करके दिखाया एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, और जिस प्रकार का आई थिंक बाकी नंबर्स थे, रेवेन्यू या फिर बॉटम लाइन, मार्जिन की ट्रैजेक्टरी सबको देखने के बाद, और स्पेशली इस बात पे फोकस करते हुए कि लार्ज कैप आईटी में प्राइस डैमेज भी हुआ था, निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे था, निफ्टी आईटी इवन अपने प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं रीगेन कर पाया था। बाजार लार्ज कैप आईटी पे एक सेंस क्या बनाएगा इन नंबर्स के बाद, एंड स्पेशली आज के प्राइस सेक्शन को देखने के बाद, जब निफ्टी आईटी डे लो पे क्लोज हो रहा है, टीसीएस डे लो पे क्लोज हो रहा है, आपका सेंस क्या कह रहा है स्पेशली लार्ज कैप आईटी पे सर इन नंबर्स के बाद? तो देखिए, एक्सेंचर के रिजल्ट और उनके स्टेटमेंट्स के बाद आईटी के प्रति लोगों का नजरिया पहले से ही मायूस था और पहले से और ज्यादा मायूस हो गया। उस बैकग्राउंड में अगर ये ग्लोबल टेंशन्स नहीं होते, तो टीसीएस का जिस तरह का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के कारण इस सेक्टर को ज्यादा सहारा मिला होता। और आज भी अगर आप देखें तो भले अभी हमको आईटी में इंडेक्स में और इंडिविजुअल स्टॉक्स में वीकनेस दिख रही है, लेकिन अगर आप एनालिस्ट से बात करें तो वो उनका व्यू अभी भी है कि भले FY25 में व्यू अगर चैलेंजिंग है, FY26 में वो डबल डिजिट ग्रोथ की अपेक्षा बड़े आईटी कंपनी से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वीकनेस हम देख रहे हैं आज आईटी में, अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी सेक्टर से, अगर आप देखें तो एक तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स को अगर आप देखें तो वहां भी तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस को अगर आप आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो उनकी वैल्यूएशंस तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद ये सैनिटी बिल्कुल लौटेगी आईटी सेक्टर में, कि जो आज हमारा आउटलुक बना है वो अधिकतर इस बात से बना हुआ है कि यूएस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडियन आईटी के लिए कम होता जा रहा है, बजट्स कम हो रही हैं। लेकिन हम इस बात को कैसे भूले कि जो अब तक आईटी में जो अपॉर्चुनिटी आया, भले वो Y2K से शुरू हुआ हो,
लेकिन जो आईटी सर्विसेज को जिस तरह से इंडियन आईटी कंपनीज ने कैप्चर किया, तो आज जो डिजिटल अपॉर्चुनिटी है वो एआई में हो, एमएल में हो, या इस तरह के कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो उसका फायदा इंडियन कंपनीज क्यों नहीं उठाएंगी। और अगर आप देखें तो जिस तरह का बिजनेस मिक्स आज की बड़ी आईटी कंपनीज का भी हो गया है, उनके बिजनेस में भी एक बड़ा हिस्सा पहले तो डिजिटल की तरफ था और अब वो एआई की तरफ झुक रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्राइस की वीकनेस है वो इस सेक्टर के लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, ना कि लॉन्ग टर्म नेगेटिव आउटलुक। ओके यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की बात हुई, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय मार्केट में उभर कर आई है, क्या आप इस डिप का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और बैंक्स जैसे दिग्गजों में पोजीशन लेंगे, या फिर थोड़ा सा मामला ग्लोबल फ्रंट पर आप इंतजार करेंगे कुछ संभलने का? तो उसमें ऐसा है, देखिए हर्षिता जी, कि किसी भी समय बाजार का पीक इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल सेक्टर्स का पीक नहीं होता, और बाजार का बॉटम और इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स का बॉटम नहीं होता। हर समय एक सिक्लिकल साइकिल में सेक्टर्स अपने आप अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं और आपको उन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। अभी अगर कुछ दिन पहले देखिए, तो जब सेबी ने मिड एंड स्मॉल कैप्स के बारे में एक वार्निंग अलर्ट इशू किया था, तो उसके बाद जो गिरावट आई मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, उसमें बुरे स्टॉक्स तो गिरे, साथ में बहुत सारे अच्छे मिड कैप स्टॉक्स है वो भी गिर गए, तो आपको वो अवसर मिला। आज जैसे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और इंडिविजुअल कुछ 3-4 सेक्टर्स को भारत में पहल देने की बात की है, तो यही पॉलिसी की कंटिन्यूटी अगले जो उनका स्टेटमेंट है कि अपने चुनाव खत्म हो जाने के पहले 100 दिन के अंदर का एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान तैयार है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरिम बजट आएगा वो हमारे ख्याल से पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर अगले 5 साल की पॉलिसीज अनाउंस की जाएंगी। तो अगर आपको इन सेक्टर्स में अगर वीकनेस मिलती है, तो हमारे ख्याल से ये तो एक अच्छा अवसर रहेगा उन सेक्टर्स में अपनी पोजीशन को और भी बढ़ाने की। रही बात हर्षिता जी, चूंकि आपने बैंकिंग की खास तरफ से चर्चा की है, तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर भी बैंकिंग के लिए एक अच्छा ही क्वार्टर होगा, जैसा कि पिछला क्वार्टर गया है। और भले अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब उस लेवल से नहीं बढ़ पाएंगे जैसा कि पहले बढ़े हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो माहौल है उसमें अगर आपने पहले लोन के रेट्स बढ़ा दिए तो अब डिपॉजिट के रेट बढ़ गए हैं, तो भी लोन ग्रोथ की जो ट्रेंड दिख रही है उससे मुझे लगता है कि बैंकिंग के रिजल्ट्स अच्छे होंगे और बैंकिंग में आपका जो पोजीशन है वो बना रहना चाहिए, और अगर अंडरवेट है तो अपने पोजीशन को आपको इस माहौल में बराबर की वेट पे कर लेना चाहिए। संजय जी, एक बड़ा पर्सपेक्टिव अगर आप मेटल साइकिल पर भी दे सके, क्योंकि पिछले हफ्ते तक हम सुपर साइकिल की बात कर रहे थे, आज हम देख रहे हैं वो ट्रेड फट गया है फेरस नॉन फेरस में, जहां पर हम देख रहे हैं नॉन फेरस को ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। एंड परहैप्स जिस तरह से एल्यूमिनियम निकल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऑल कर्टसी यूएस यूके के ताज़ा सैंक्शंस जो रशिया से आ रहे हैं मेटल पर लगे हैं, क्या ये सुपर साइकिल जारी रहेगा या फिर क्लियरली अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होगा? देखिए हर्षिता जी, इस पर व्यू मैं थोड़ा सा संभल के दूंगा, क्योंकि मेटल पर और कमोडिटी प्राइसेस पर हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेटल का आउटलुक अगर सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर निर्धारित होता तो कोई व्यू लेना ज्यादा आसान होता। लेकिन जो ये एक्सटर्नियस फैक्टर, जैसे कि अब एलएमई पे रशिया की कोई भी मेटल की डिलीवरी इस फ्राइडे के बाद प्रतिबंधित है, इस तरह की एक्सटेनियस फैक्टर इस माहौल में अगर आता है, जबकि चाइना की ग्रोथ को लेकर दोबारा लोग पॉजिटिव हो गए हैं और उसके कारण ऑलरेडी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, तो मेरे ख्याल से ये हम अपने आप पर मुसीबत बुला रहे हैं। जैसे कि क्रूड का प्राइस जब बढ़ रहा था उस समय रशिया और यूक्रेन के वॉर के साथ साथ हमास और इसराइल की
वॉर शुरू हो गई। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा प्रैग्मैटिक अप्रोच ग्लोबल पावर्स को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस टाइमिंग ऑफ दी सैंक्शन को लेके। तो कुछ तो ये प्रॉब्लम जो अभी प्राइसेस के हैं वो टेक्निकल है। सुपर साइकिल होगा कि नहीं, ये बहुत हद तक उस पर निर्धारित होगा कि क्या चाइना की ग्रोथ रेट जो है वो दोबारा और तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर वो हुआ, क्योंकि आज भी इस पर ओपिनियन डिवाइडेड है, अगर चाइना की ग्रोथ रेट दोबारा स्टेडी स्टेट पर काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और इंडिया की ग्रोथ रेट तो खैर है ही हमारे फेवर में, तो फिर मेरे ख्याल से हम कमोडिटी के सुपर साइकिल पर कंटिन्यू करेंगे। ओके संजय सर, ये जिस प्रकार के क्वार्टरली अपडेट्स रियल एस्टेट कंपनियों के आए हैं, आप लोगों का रियल एस्टेट पे कन्विक्शन अभी भी, क्योंकि बीते 3-4 महीने तो इनको बिलोंग करते हैं, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस टच, अभी रियल एस्टेट में कमिटेड रहना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, आपका सेंस? देखिए, मेरे ख्याल से 3 बहुत फेवरेबल डेवलपमेंट्स हुए हैं रियल एस्टेट में। एक तो पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है। दूसरा, वो सेक्टर जो है वो पहले से ज़्यादा रेगुलेट हो गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वहाँ पर डिमांड जो है वो अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बरकरार है। मेरे ख्याल से हमने जिस तरह की तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी है, उसी तरह की तेजी हमने स्टॉक प्राइस में देखी। मेरे ख्याल से ये जो साइकिल रिवाइवल है इन रियल एस्टेट में, वो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है और भी आगे जाएगा। और कंपनीज की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पहले से ज्यादा अच्छी है, और पिछले 2 साल में उनके नंबर्स ने हमको दिखाया भी है कि उनकी कैपेबिलिटी किसकी अच्छी है और किसकी नहीं। तो मुझे लगता है कि आगे भी मुझे अवसर दिखता है रियल एस्टेट में, और अगर पोजीशन है तो वो पोजीशन बरकरार रहेगी। ओके, जैसे बहुत बहुत शुक्रिया।